फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। उसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं एंड हमने कुछ इलिस्ट्रेशंस को देखा था कि हम कैसे सोल्व करते हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर कि जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब वो इस सिचुएशन में नहीं हो सकता कि वो ना अपने डेब्ट्स वगैरह को पे ऑफ कर पाए, वो कैपिटल ना पाए। ठीक है, तो कहता है कि जो भी लॉस होता है रियलाइजेशन पे, ठीक है, और जो भी कैपिटल अकाउंट का है किसी भी पार्टनर का, अगर उसमें डेबिट बैलेंस मतलब आता है तो ये जो डेबिट बैलेंस है ये दिखाता है कि वहाँ पे कैपिटल की डिफिशियंसी है, कैपिटल की कमी है। अगर कोई पार्टनर है वो सोल्वेंट है, इसका मतलब है कि वो इस कैपिटल डिफिशियंसी को सही कर सकता है, वो पैसा लेके आ सकता है फर्म में। ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट है, मतलब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेबिट बैलेंस को क्लियर कर पाए फुल्ली या पार्शली पैसा ला करके। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके पास कैपिटल डिफिशियंसी है। जो कौन पार्टनर बोन करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर बोन करेंगे। मतलब जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसकी जो भी कैपिटल डिफिशियंसी रहती है, जो भी कमी रहती है, जो वो नहीं ला पाता है, वो उसको कौन पूरा करते हैं? उसको रिमेनिंग पार्टनर्स पूरा करते हैं। ठीक है, वो खुद बोन करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ये बात आती है कि जो कैपिटल डिफिशियंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, वो दूसरे सोल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में बोन करेंगे। तो जब गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल नहीं आया था तब तो ये बोला जाता था कि ये एक ऑर्डिनरी लॉस है और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करना चाहिए। लेकिन गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है उसके बाद ये बोला गया कि ये तो एक अबनॉर्मल या कैपिटल लॉस है, इसीलिए इसको ना कैपिटल रेशियो में शेयर करना चाहिए सोल्वेंट पार्टनर के डिसोल्यूशन से पहले का जो रेशियो था उसमें। ठीक है, अब बात आती है रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे था क्या। तो कहता है कि फैक्ट ऑफ केस वर दैट, यहाँ पे गार्नर, मुर्रे और एक विल्किंस नाम के 3 पार्टनर थे एक इंग्लिश फर्म में। अल्थो उनकी जो कैपिटल थी वो अनइक्वल थी, मतलब किसी की कम थी किसी की ज़्यादा थी। वो शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल पोर्शन में, मतलब 1-1-1 में। और इंसॉल्वेंसी पे जो विल्किंस है उसका जो बैलेंस था कैपिटल अकाउंट में, तो वो क्या बताता है कि विल्किंस इंसॉल्वेंट हुआ तो अदर पार्टनर्स का कैपिटल में क्या हिस्सा था। तो 2500 गार्नर का क्रेडिट बैलेंस था, मुर्रे का 314 था, लेकिन विल्किंस था वो इंसॉल्वेंट हो गया था, मतलब डिफिशियंसी आ गई थी, तो उसका डेबिट बैलेंस था 263 का। और कहता है कि जो लॉस था रियलाइजेशन अमाउंट का वो था 636, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया तीनों पार्टनर में इक्वली। तो डेबिट बैलेंस था विल्किंस के कैपिटल अकाउंट का वो अब 475 हो गया क्योंकि लॉस भी रियलाइजेशन का एड ऑन हो गया। और विल्किंस था वो इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि उसके प्राइवेट एस्टेट से, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। अब गार्नर क्लेम करता है कि जो डिफिशियंसी है 475 की वो इक्वली बोन करनी चाहिए सोल्वेंट पार्टनर्स के बीच में क्योंकि वो शेयर करते प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बट मुर्रे आर्ग्यू करता है कि जो लॉस होता है वो डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल अकाउंट का इंसॉल्वेंट पार्टनर का वो एक कैपिटल लॉस है, ना कि ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस, इसीलिए इसको हमें कैपिटल रेशियो में शेयर करना चाहिए। अब बात आती है मैटर केम फॉर द डिसीजन इन द कोर्ट। कोर्ट में गया ये डिसीजन के लिए, तो मिस्टर जस्टिस जॉयस ने डिसाइड किया क्या कि जो लॉस होता है रियलाइजेशन पे वो बोन किया जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा, जिसमें इंसॉल्वेंट पार्टनर भी शामिल होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो सोल्वेंट पार्टनर होंगे, अगर गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई होगा तो वो क्या करेंगे, जो भी लॉस है रियलाइजेशन का उसको वो कैश में लेके आएंगे। ठीक है, अब जो डिफिशियंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की वो शेयर की जाएगी सोल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा उनके कैपिटल रेशियो में। जो कैपिटल रेशियो है वो डिटरमाइन किया जाता है जो भी कैपिटल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में प्रियर टू डिसोल्यूशन। तो कैपिटल रेशियो को डिटरमाइन करते टाइम सोल्वेंट पार्टनर के कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे कि कैपिटल फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर क्या मेंटेन करेगा, कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड अमाउंट पे मेंटेन कर रहा है, तो जो कैपिटल अपीयर हो रही होगी ना बैलेंस शीट में, वो क्या कहता है कि वो रेशियो होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर की डिफिशियंसी का जिसमें बोन किया जाएगा। ठीक है, इन सच है कि जितनी भी एडजस्टमेंट होगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग वगैरह, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह, ये सब किए जाएंगे करंट अकाउंट से, क्योंकि जब फिक्स्ड कैपिटल होते हैं तो 2 अकाउंट होते हैं, करंट एंड कैपिटल, 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। और कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग होगी तो कहता है कि जो पार्टनर है उसमें जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह हैं ये सब हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे कैपिटल बैलेंसेस में सभी पार्टनर्स के। ठीक है, और जो डिटरमाइन करेगा उनके कैपिटल रेशियो को, मतलब कैपिटल रेशियो यहाँ पे इन सब के एडजस्टमेंट के बाद ही पता किया जाएगा। अब है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल इन इंडिया। तो कहता है कि ये जो कुछ भी मेंशन नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो इस रूल के अगेंस्ट में जाए गार्नर वर्सेस मुर्रे के,
इसीलिए जो ये रूल अप्लाई होता है इंडिया में, तो इंडियन कोर्ट है डेफिनेटली रूल अगेंस्ट इट, मतलब कुछ भी नहीं बोला अब तक तो इसके अगेंस्ट में। इट शुड हावेवर बी नोटेड दैट, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए अगर जो पार्टनर वो चाहे तो वो एक्सक्लूड कर सकता है जो रूल है उसकी मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी को, कि अप्लाई नहीं होगा वो एक एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। इंडिया में जो रूल है गार्नर वर्सेस मुर्रे का, ये अप्लाई होता है कुछ मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ चेंजमेंट के साथ। क्या जो मॉडिफिकेशन ये है कि जो लॉस और रियलाइजेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो कैश में लेके आए जाए सोल्वेंट पार्टनर के द्वारा, क्योंकि ये रिटर्न तो करना ही है अल्टीमेटली हमें उन्हें। तो जो हुल पोजीशन है जब एक पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट होता है, कि याद रखना जब गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लिखा हुआ है तब तो मान लेना कि वो लॉस और रियलाइजेशन को कैश में लेके आएंगे, नहीं लिखा हुआ तो जरूरत नहीं है उसको कैश में लाने की। तो डेबिट बैलेंस जो दिखाया गया है कैपिटल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट में सोल्वेंट पार्टनर के उनके कैपिटल रेशियो में, ठीक है, जो डिसोल्यूशन से पहले। और जो सोल्वेंट पार्टनर है उनको जरूरी नहीं है कि वो लॉस और रियलाइजेशन का कैश में लेके आए अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन, लेकिन अगर वहाँ पे गार्नर वर्सेस मतलब मुर्रे रूल लिखा है तो आएगा। तो देखते हैं अभी इन इलस्ट्रेशन की हेल्प से। गार्नर मुर्रे एंड विल्किंस ये इक्वल पार्टनर थे, तो उनकी पोजीशन बता रखी है डिसोल्यूशन के बाद। कैपिटल है ये गार्नर और मुर्रे की, कैश बैलेंस है, विल्किंस की कैपिटल रियलाइजेशन का लॉस है। विल्किंस है ना वो बैंकरप्ट प्रूव हो गया लेकिन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया हमने, सीधा ही जो भी उनकी कैपिटल थी, मतलब सीधा ही हमने क्या किया है उनका कैपिटल अकाउंट वगैरह है ये सब बता रखा है। कैश बैलेंस था, विल्किंस की कैपिटल थी और लॉस था। तो जो रियलाइजेशन का लॉस था वो इसने हमें दिया था, तो इस रियलाइजेशन के लॉस को इधर था 636 का, इसको हमने क्या किया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल पार्टनर्स थे तो 1:1 और 1 के रेशियो में हमने बांट दिया। अब कैपिटल अकाउंट बनाया तो जो भी बैलेंस था उनका डेबिट में था क्रेडिट में था वो हमने लिखा। उसके बाद जो भी लॉस था हमने वो लिखा। अब गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल मेंशन है तो ये क्या करेंगे, जो सोल्वेंट पार्टनर है वो उसको कैश में लाएंगे और फिर क्या है उनका कैपिटल रेशियो निकालना है। तो कैपिटल रेशियो उनका था भाई, उनकी कैपिटल थी 2500 एंड 314, तो इस रेशियो में वो क्या करेंगे, बॉन करेंगे किसको, जो लॉस है इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब विल्किंस का। तो विल्किंस का लॉस है कितना एक्चुअल में 263, उसकी कैपिटल थी 212, रियलाइजेशन का लॉस मतलब 475, 475 को वो इस रेशियो में बॉन करेंगे तो उसको वो लेके आएंगे कौन, सोल्वेंट पार्टनर। उसके बाद कैश अकाउंट बना रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 15 का, ABC 3 पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3-2-1 में। जो बैलेंस शीट है फर्म की डिसोल्यूशन पे वो कैसे है, सन्ड्री क्रेडिटर जनरल रिजर्व वगैरह ये कैपिटल अकाउंट बता रखे हैं। कैश एट बैंक कितना था, सन्ड्री डेटर्स वगैरह, स्टॉक फर्नीचर प्लांट ये सब बता रखा है। प्लांट एंड मशीनरी है ना वो बेची जाती है 23,420 में, बिल्डिंग को बेचा जाता है 33,200 में, स्टॉक को बेचा जाता है 20% लेस देन बुक वैल्यू। बैड डेब्ट की अमाउंट 1620 की थी। फर्नीचर ये सब इसमें बता रखा जो ए ने ले लिया था 4500 में। डिस्काउंट था 800 का जो मिलता है क्रेडिटर्स से, तो मतलब क्रेडिटर्स को 800 का में बेचना है मतलब पे करना है हमें। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर से जो 2500 के थे वो भी पे ऑन करने हैं, ये था। अब सी इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन उसे सिर्फ 20 पैसा मतलब 20% ही पैसे मिले थे जो भी उसका मतलब डिफिशियंसी बनी थी, और बचे हुए किसने बोन किए, हमारे दोनों पार्टनर्स ने, मतलब ए और बी थे उस सी उन्होंने बोन किए सी की डिफिशियंसी को। और गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई हो रहा है तो असेट ट्रांसफर कर दी, इधर लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। वो सारा प्रोसीजर तो हमने पहले क्वेश्चन किया वैसे ही है। फिर ये असेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई, उसके बाद असेट से जो पैसा मिला वो आ गया, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स घटा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे ए ने फर्नीचर ले लिया था, ये क्रेडिटर्स है, ये डिस्काउंट के बाद पेमेंट कर देंगे। ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स थे जो रिकॉर्ड नहीं थे उनकी पेमेंट हो गई, ये एक्सपेंसेस हो गए। अब देखो कैपिटल आ गई उनकी, इसका डेबिट बैलेंस था, अब जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया और सॉरी रियलाइजेशन का लॉस था उसको हमने डेबिट किया, तो इधर जो भी लॉस है उसको ये कैश में लेके आएंगे सोल्वेंट पार्टनर। तो रियलाइजेशन के लॉस को क्या हुआ, इन्होंने कैश में ला दिया। अब इससे जो सी था उससे उसकी डिफिशियंसी कितनी थी 22,000, 22,000 का सिर्फ हमें कितना रिसीव हुआ इससे 22,000 था, लेकिन 22,000 में से 2,000 का जनरल रिजर्व से रिकवर हो गया तो मतलब 20,000, 20,000 का 20% वो कैश मिला मतलब 20 पैसा, 4,000 आ गई उससे रिकवरी। और 4,000 आने के बाद 16,000 बचे, 16,000 को ए और बी किस में बोन करेंगे, अपने कैपिटल रेशियो में। लेकिन याद रखना ये कैपिटल रेशियो कौन सा होगा, जो एडजस्टमेंट के बाद आएगा। कैसे निकालेंगे भाई, बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद जो कैपिटल आएगा उसका रेशियो होगा, क्योंकि गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई हो रहा है तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और ये तो सी की डिफिशियंसी की एंट्री कर रखी है, ओके। 20 पैसा मिला है तो उसकी एंट्री कर रखी है कितना पैसा उससे आया है। फिर लास्ट में बैंक अकाउंट बना दिया है, ओके।
अब है इलिस्ट्रेशन 16A। XYZ हैं वो पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 5-3-2 के रेशियो में। जो बैलेंस शीट है फर्म की 31 मार्च 2012 को वो ये ऐसे है, ठीक है। ड्राइंग्स वगैरह थी, ये कैश एंड बैंक बैलेंस है और सब यही दिखाता है। जो भी ड्राइंग्स है ना वो कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे तो वहाँ से लेस हो जाएंगी। फर्म डिजोल्व हो गया, साइड से ये पैसा मिला, रियलाइजेशन जो एक्सपेंस है वो इतने के हैं। जेड इंसॉल्वेंट हो मतलब उससे 50% पैसे रिकवर हुए हैं, ठीक है। और गार्नर वर्सेस मोरेल रूल अप्लाई हो रहा है, ओके। तो देखो असेट्स ट्रांसफ़र हैं, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हैं, ये असेट से पैसा मिला है, लास्ट में लॉस ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। ये बैलेंस था, जनरल रिजर्व का पैसा ट्रांसफ़र हो गया। और जो भी ये ड्राइंग्स थी तो ये लेस हो गया, और रियलाइजेशन का जो लॉस था उसको ये कैश में लेके आए हैं। फिर इसकी बनता था डिफिशियंसी 13,600 का, जिसमें से 4,000 हमारे लेस हो गए जनरल रिजर्व के। तो कितने बच गए? 9,600 का कितना परसेंट मिला इससे? 50%। तो हाफ 4,800 रुपये कौन बोन करेंगे? एक्स और वाई किस में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ से आएगा? ड्राइंग्स घटाने के बाद, क्योंकि ड्राइंग्स भी है और जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। कैसे देखो, तो ये रही ड्राइंग्स क्या हो गई, जनरल रिजर्व ऐड ऑन हो गई। उसके बाद जो कैपिटल आई है उसका हम रेशियो निकालेंगे, उसमें वो डिफिशियंसी को बोन करेंगे, ठीक है। 16B में हमें क्या दे रखा है कि एल्टोन, बोवर्स एंड क्रेनन रिजोल्व कर देते हैं पार्टनरशिप को। रियलाइजेशन ऑफ देयर असेट्स रिजल्ट इन डिफिशियंसी, मतलब रियलाइजेशन का लॉस दे दिया 25,000 का। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो है एल्टोन का 24,000 और ब्रोवर्स का 16,000। क्रेनन का डेबिट बैलेंस है 10,000 का, ठीक है। जनरल रिजर्व 15,000 का, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। और ये लॉस था तो ये भी आ जाएगा। फिर इसके बाद बोल दिया इसने, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 20,000 का, तो 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस भी बिट गया। क्रेनन अनेबल था कंट्रीब्यूट करने में कहता है कि टुवर्ड्स द डिफिशियंसी, मतलब कुछ भी नहीं लेके आ रहा था, ठीक है। तो ये 2-2-1 तो रेशियो दे रखा था। हमें क्या लगाना है यहाँ पे? प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट को ही, जो भी कैश वगैरह अवेलेबल है। तो सीधा ही है। यहाँ पे गार्नर वर्सेस मोरेल रूल के बारे में तो बताया नहीं है कि वो कुछ पैसा लेके आएंगे, तो यहाँ पे वो जो भी उनका लॉस रियलाइजेशन का उसको कैश में नहीं ला रहे। और कितनी डिफिशियंसी बनती है इसकी? बनती है 10, 4, 14, 14 और 5, 19, 19,000। 19,000 में से 3,000 रियलाइजेशन के गए तो 16,000, 16,000, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो तो यही है कि सीधा 11/7 का कैसे आ रहा है वैसे ही, क्योंकि जनरल रिजर्व है। तो यहाँ पे ना इसने गार्नर वर्सेस मोरेल रूल के बारे में तो वैसे बोला नहीं है। तो देखो कैपिटल रेशियो इसने निकाला है, बैलेंस शीट में जो बैलेंस था जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, P&L का जो बैलेंस था वो घटाएंगे, वहाँ से कैपिटल रेशियो आ जाएगा 11/7 का, ठीक है। और इसको लॉस आने के बाद इसने देखो ये देखा है, लॉस जो इंसॉल्वेंसी से 19,000 का था, 3,000 हमें वहाँ से मिल गया था। अमाउंट जो अपेयर हो रही थी क्रेडिट साइड में 3,000 की, तो मतलब 16,000। 16,000 की डिफिशियंसी को कौन बोन करेंगे? हमारे जो भी अदर पार्टनर है एल्टोन एंड ब्रोवर्स। तो यही है यहाँ पे, ठीक है। 16,000 की डिफिशियंसी को एल्टोन एंड ब्रोवर्स को करना है, तो 11/7 का रेशियो आ गया। तो 16,000 की डिफिशियंसी को बोन करेंगे तो ये इतने पॉइंट में आएगा। तो अप्रोक्स में ले रखा है कि 9,777, मतलब 7 पॉइंट में जाएगा, तो 8 ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में ये क्लोज कर दे, क्योंकि यहाँ पे गार्नर वर्सेस मोरेल रूल नहीं था, इसीलिए वो मतलब कैश में नहीं लेके आए लॉस और रियलाइजेशन को, ओके। लास्ट में ये इनकी पेमेंट वगैरह हो जाएगी, ओके। फिर है जब कैपिटल फिक्स हो, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है। जब पार्टनर्स है कहता है वो मेंटेन कर रहे हैं कैपिटल फिक्स कैपिटल सिस्टम के बेस पे, तो क्या क्या पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं? तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डिफिशियंसी होगी वो बोन की जाएगी सोल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा, जो कैपिटल उनकी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो रिजर्व वगैरह इनका हमें मतलब इनके एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल रेशियो नहीं लेना, ये याद रखना है जब फिक्स रेशियो के बेस पे बात आ जाए। अगर कहते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह होगा ना बैलेंस शीट में, तो क्रेडिट P&L अकाउंट रिजर्व वगैरह वो सारा क्रेडिट मतलब करंट अकाउंट में ही सेटल कर देंगे हम, ठीक है। सिमिलरली जो भी लॉस होता है बैलेंस शीट में वो भी डेबिट कर देंगे हम करंट अकाउंट में, और लॉस होता है प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन वो भी करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, देन उनको सेटल कर देंगे। तो देखो ABC पार्टनर से शेयर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस को 3-2-1 के रेशियो में। 30 जून 2009 को वो एग्री हो गए डिसॉल्व करेंगे फर्म को, ठीक है। उन्होंने B को अपॉइंट किया सेट्स को रिलाइज करने के लिए एंड प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। B 5% कमीशन ले रहा था सेल्स पे सेट्स के छोड़कर कैश को, ठीक है, अपने रिम्यूनरेशन के रूप में, और वो सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी बियर कर रहा था। बैलेंस शीट ऐसे बताएगी ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके बीच में, ठीक है।
उसके बाद ये हमें दिखा रखा है गुडविल वगैरह, ये सब करंट अकाउंट का भी बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का भी है। फिर है सन्ड्री डेटर्स स्टॉक वगैरह, जो भी इनसे हमें जो पैसा मिला वो सब बता रखा है। क्रेडिटर फुल में पे किए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 600 के, जो बी ने में ऐड किया पर्सनली, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो तो हमसे कमीशन ले रहा है। सी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका प्राइवेट एस्टेट 12,000 का था, लाइबिलिटी 10,000 की थी, तो मतलब 2,000 रिकवर हो पाएंगे उससे, ठीक है। ये एसेट ट्रांसफर, ये लाइबिलिटीज, ये एसेट से मिला और ये हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो फिर इसके बाद कहता है कि 20 करंट अकाउंट 5% ऑफ किसका, 1,18,000 का, क्योंकि वो क्या कमीशन ले रहा है ना, जितनी भी सेट से पैसा मिला उसका 5%, ये क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी। फिर बनाएंगे करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दे रखा है, कोई डेबिट कोई क्रेडिट। रिजर्व फंड ट्रांसफर हुआ, पीएनएल का बैलेंस ट्रांसफर हुआ, कमीशन रियलाइजेशन कमीशन जो पे ऑन किया था वो आ गया, ठीक है, ये याद रखना, इसकी एडजस्टमेंट हो गई। और ये जो भी रियलाइजेशन का लॉस था वो, इसके बाद जो ये बैलेंस था हमारा, ये हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आ गया, ठीक है। अब इसने हमसे बोला था क्या, लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं हमें, ठीक है। तो ये उससे 2,000 रुपये की रिकवरी हुई थी ना उसकी लाइबिलिटीज़, मतलब असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को घटाने के बाद, फिर उसकी डिफिशिएंसी कितनी होती है, तो 32,650, ठीक है। 32,650 में से हम इधर का, सॉरी ये बैलेंस नहीं दिख रहा क्योंकि बुक थोड़ी ग्लू से मतलब चिपकी हुई है, ठीक है, ग्लू की वजह से ज़्यादा है। तो इसके बाद की वो डिफिशिएंसी को बोन करेंगे अपने कैपिटल शेयरिंग रेशियो में, ओके। फिर ये हम कर बैंक अकाउंट बना देंगे। तो कहते हैं कोई एंट्री पास नहीं, यूटिलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि वो कमीशन ले रहा है, और गार्नर वर्सेस रूल मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, तो जरूर नहीं है कि रियलाइजेशन लॉस है उसको कैश में लेके आए। और जो करंट अकाउंट दिया हो क्वेश्चन में, तो जो कैपिटल होती है बैलेंस शीट में वही उनका रेशियो होता है, इनकी हमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो के लिए ए बी जो रिजर्व फंड पीएनएल वगैरह है इनको कंसीडर नहीं करते, तो कैपिटल रेशियो वही होगा जो बैलेंस शीट में है, 80 और 40, 2:1 का, ठीक है। और जो लॉस ऑन डिफिशिएंसी है वो ऐसे बोन करेंगे। अब बात आती है, जब परचेज की थी आपने कुछ और उसको ही आप फॉरगेट कर जाए, आप भूल जाए रिकॉर्ड करना, तब क्या एंट्री होगी। तो मिसिज XYZ थे, मिस्टर XYZ, ये सब थे, पार्टनरशिप में थे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे 2:2:1 में, बैलेंस शीट थी 31/मार्च 2016 को, कैपिटल थी, ये जेड का लोन था, ये मिसिज X का लोन था, ये क्रेडिटर था, ये सब हमें बता रखा है। अब इसने आगे हमें क्या बताया, जो फर्म है ना वो डिसॉल्व हो गई, मेंशन अबोव ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस, क्योंकि लॉस हो रहे थे तो वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। आफ्टर ड्राइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबोव, तो बैलेंस शीट को देखने के बाद ये डिस्कवर किया गया कि जो गुड्स है ना 40,000 के, वो हमने परचेज तो किए थे नवंबर 2015 को, लेकिन जो ये परचेज थे ना हमने इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। फिक्स एसेट थे उसे 50% पैसा मिला, स्टॉक से 84%, बुक डेब्ट से मिला 82% से मिला, क्रेडिटर्स थे उनसे हमें 2% डिस्काउंट मिल गया एवरेज पे। जो एक्सपेंसिस है वो 10,800 से एक्स एग्री हो गया कि वो टेक ओवर करेगा मिसिज X का लोन, और वाई इंसॉल्वेंट हो गए, ये सब हमें बता रखा है। और गार्नर वर्सेस रूल हमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो परचेज की एंट्री करेंगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, तो बैलेंस कितना था, वैसे क्रेडिटर्स का हमारे पास 2.5 लाख का दे रखा था, डेप्ट थे हमारे पास 2.5 लाख के, ठीक है। और इसके बाद इसने हमें क्या बताया है, भाई जो भी क्रेडिटर्स हैं वो हमने असेट्स परचेज करी थी 40,000 की, जो एंट्री नहीं की, तो 40,000 के असेट्स को हमने पार्टनर्स से ही रिकर किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया कि अब उसकी पेमेंट पार्टनर्स करेंगे, तो 2:1 के रेशियो में हमने बांट दिया। फिर कितने के आगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर 2,90,000 के, 2,90,000 की पेमेंट होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी होगा और पेमेंट भी होगी, 2% का डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। फिर इसके बाद और सारी चीज़ें तो वैसे ही हैं जैसे हम अब तक पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। फिर जेड का लोन अकाउंट मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे ना गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई हुआ है, तो रियलाइजेशन के लॉस को किस में लेके आएंगे, कैश में लेके आएंगे, देन डिफिशिएंसी को बोन करेंगे। तो करंट अकाउंट यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो हमें ना कैपिटल रेशियो को निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट के बाद। तो जो भी परचेजेस वगैरह हुई है उनकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि उनकी कैपिटल से हमने उस खर्चे को बोन किया है, ठीक है। फिर हम कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे और उससे हम उसको बोन कर देंगे। अब है जब कमीशन है ना वो दे रहे हैं हम, ठीक है, जो पर्सन हमने अपॉइंट किया एडजस्ट करने के लिए भाई लॉस को, डिसोल्यूशन को, लेकिन उसको हम वो पेमेंट कर रहे हैं सभी पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट की अमाउंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयर सेविंग बैंक है, ठीक है, ये सब हमें दे रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, सेट्स वगैरह, तो ये ट्रांसफर करने हैं हमें दोनों साइड। अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स में, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। फिर जेड अपॉइंट होता है रियलाइज करने के लिए, वो इंटाइटल करता है 5% कमीशन जो फाइनली पेड है ना अदर पार्टनर्स को कैपिटल उसके ऊपर, तो ये लास्ट में पता चलेगा।
असेट्स रिलाइज डेटर 20,000, स्टॉक 60%, फर्नीचर ये सब हमें बता रखा है 1500 एक्सपेंसेस जो जेड ने पर्सनली बोन किया तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एक ऑफिस का टाइपराइटर था जो बुक में, लेकिन उससे हमें 2500 रुपये मिल गए, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी थी 5,000 की, तो उसकी पेमेंट दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब भाई जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट में तो दिखाई नहीं जाती ना, वैसे ही होती है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी थी 5,000 की, जो 2,000 के बिल में डिस्काउंट में हमने पे ऑफ कर दी, तो 2,000 की एंट्री हो गई, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे हमारे सामने कि वाई है वो इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ 11,600 रिकवर हुए उससे ये एस्टेट से, ठीक है। तो अब वही बात है, गारंट वर्सेस मुर्रत कुछ मेंशन है नहीं। तो ये सारी एंट्री होने के बाद पेमेंट वगैरह सेविंग बैंक वगैरह का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, पेमेंट वगैरह हो गई, क्योंकि कुछ भी मेंशन ना हो तो लायबिलिटी तो हमें पे ऑन करनी होती है। लोन भी पे हो गया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी उससे रिकवर हुआ वो, और फिर उनकी जो डिफिशियंसी थे वो ये दोनों बोन करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया हमने इधर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी ट्रांसफ़र हो गया, और फिर जो भी डिफिशियंसी थी वो बोन करेंगे किस रेशियो में, तो देखो इसका रेशियो हमें निकालना होगा। तो कैसे, जो भी कैपिटल थी बैलेंस शीट में उसमें जो भी P&L वगैरह, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये एडजस्टमेंट कब नहीं करते, जब करंट अकाउंट और कैपिटल हो तो हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। तो रेशियो आया, इसमें वो डिफिशियंसी को बोन करेंगे। इसके बाद जो भी उसको कमीशन देना था ना जेड को, तो वो किस पे देंगे, जो भी बैलेंस बचता है फाइनल पेमेंट के लिए पार्टनर्स का, तो 42,000 बचा, इस पे 5% कमीशन दे देंगे, ठीक है। और लास्ट में इसके कमीशन की पेमेंट हो जाएगी, इसको रिसीव हो जाएगा, और उन लास्ट में बैंक अकाउंट सेटल हो जाएगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 20 कहता है कि ABCD है, पार्टनर है, 3-3-2-2 के रेशियो में है। जब सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते हैं ना, तब है उसके लिए। तो देखो तो यहाँ पे लोन था, ये सब इसने बता रखी है। अब बात आती है, ये डिसॉल्व करने की सोच लेते हैं। बी है वो मेंटेन करता है, लिक्विडेट करता है असेट्स वगैरह को, और क्रेडिटर्स को पे करता है। इसके बदले वो 5% कमीशन लेता है, जो फाइनली पेड अमाउंट है पार्टनर्स को उसके ऊपर, ठीक है। और 2 अदर पार्टनर, उसमें लोन भी शामिल है, तो लोन को हम ना अलग से अकाउंट ना बना करके इधर ही दिखा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रखा है कि वो एक्सपेंसेस को बियर करता है 500 के, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। जो असेट्स रिलाइज की जाती इतने रुपए, क्रेडिटर्स को पे कर देते फुल में, और 5,000 पे करते हैं हम स्टाफ को रिट्रेंचमेंट के लिए एज ए कंपनसेशन, ठीक है। और इंसॉल्वेंट हो जाता है डी, और एक्सेप्ट कर लेता है मतलब उससे 7400 मिलते हैं उसके एस्टेट से, ठीक है। एंड द पार्टनर 7400 एक्सेप्ट करते हैं सेटलमेंट के लिए, अप्लाई करते हैं गार्नर वर्सेस मुर्रे का रोल, ठीक है। तो 20,000 का लोन आ गया। रियलाइजेशन के लॉस को लेके कैश में, क्योंकि गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है। और फिर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वही ये कैपिटल रेशियो आएगा। कैपिटल रेशियो आएगा तो उसमें क्या करेंगे, उनके डिफिशियंसी को बोन कर देंगे। ये सब होने के बाद अब बात आती है उसको कमीशन देने की। तो कमीशन कितना, 5% देना है। किस पे देंगे, 36,000 के बैलेंस पे। कैसे, क्योंकि जो रियलाइजेशन की अमाउंट है ना वो घटाएंगे, क्योंकि वो कैश में लेके आया है, लेकिन उस पर कमीशन थोड़ा ना बनता है, वो तो हमें उसको वापस पे ऑन करनी है ना। तो वही है 7200, जो रियलाइजेशन की जो भी अमाउंट लेके आया था लॉस की, वो घटाएंगे। उसके बाद जो कैपिटल आएगी उसके ऊपर कमीशन पे ऑन करेंगे हम उसको, ठीक है। ये बात याद रख लेना, जो रियलाइजेशन का लॉस कैश में लेके आया वो घटाने के बाद जो कैपिटल आएगी उसके ऊपर कमीशन पे करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है, ABCD है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को इन द रेशियो 4-3-2 के में, और 4-3-2-1 के में, और डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करेंगे फर्म को 31 मार्च 2013 को। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये भी क्रेडिट में ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन के, और पेमेंट भी होगी इसकी, ठीक है। दायित्व बनता है ना ये। फिर इसके बाद आती है, ये सब हमें दिखा रखा है, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट को ले लेता है जिनकी बुक वैल्यू 5,000 थी, और उसको 3200 में ले लेता है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर उसको 4,000। देखो तो इसकी सीधे इतने सौ के क्रेडिटर्स थे, और इतने की उसने पेटेंट ले ली, और फिर इतने उसने डिस्काउंट पे ऑन कर दिया, तो ये हम पेमेंट दिखा देंगे। फिर इसके बाद है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी 20,000 की जो बैलेंस शीट में, लेकिन उससे हमें 4500 मिल गए, ठीक है। रिमेनिंग असेट्स से जो मिला वो इसने दिखा रखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से 1500 के वो पे होंगे। डी इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे सिर्फ 25% पैसे ही मिले, तो 25% पैसे मिले, ठीक है। तो ऐसा हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम ही है, बस इसमें प्रोविडेंट फंड वाला, और ना इसमें गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल के बारे में बोला, तो वो नहीं लेके आएंगे। जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको कैश में, और जो सीधा जो भी कैपिटल बनती है, कैपिटल का रेशियो, उसमें वो पोन कर देंगे डिफिशियंसी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 का। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 1 मिनट। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, ABC है, पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 4-3-2 के रेशो में, ठीक है। तो बैलेंस शीट है 31/12/2014 को। तो यहाँ पे देखो सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक बोल रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट और मोर्गेज
और मशीनरी बता रखा है लोन अगेंस्ट द मॉर्गेज, ठीक है, मशीनरी के अगेंस्ट में तो सीधा ही है, जो भी जिधर है वो ट्रांसफर करेंगे। बस यहाँ पे बता रखा है कि जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है और स्टॉक है ना वो टेक ओवर कर लिया जाता है बैंकर के द्वारा, एंड इससे 20,000 मिल जाते हैं। तो 20,000 बैंकर को मिल गए और ओवरड्राफ्ट थी 15,000 की, तो बैंकर 20,000 में से 4,000 रुपये देता है ओवरड्राफ्ट रिकवर करने के बाद, और जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सब लेने के बाद। मशीनरी डिस्पोज हो ये सब बता रखा है, उससे कितना कितना मिला, सी इंसॉल्वेंट हो जाता है, सिर्फ 950 उससे रिकवर होते हैं। तो हमें ये सब अकाउंट्स को बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या बताया गया है, ये सब असेट्स ट्रांसफर की थी, ये सब हो गया, ठीक है। तो स्टॉक था उसको तो किसने ले लिया था, बैंकर ने ले लिया था, तो ना तो स्टॉक को हमने इधर ट्रांसफर किया, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है इसका, लोन विद इंटरेस्ट, क्यों, मतलब जो भी पेमेंट करनी है बैंक के लोन की जो वो है, ठीक है, ये 26,000 का, और ये सन्डे क्रेडिटर्स थे, ये जो भी एक्सपेंसेस बनते थे वो थे। अब बात आती है ये कि जो स्टॉक अकाउंट है उसका लॉस, क्योंकि ना 25,000 का स्टॉक था और सेटल 19,000 में, तो 6,000 का लॉस हो गया, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। ये देखो स्टॉक अकाउंट बना रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इतने की थी, बैलेंस इतना था हमारा स्टॉक में, कैश हमें कितना मिला था बैंक से 4,000 का, तो लॉस कितने का हुआ 6,000 का। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट वगैरह बना रखा है। फिर कैपिटल अकाउंट है, वही है जितना उससे पैसा मिला वो, और उसकी डिफिशियंसी को किस में बोन करेंगे, वो कैपिटल रेशियो में, ठीक है। तो उसके बाद वो उसकी डिफिशियंसी को कैपिटल रेशियो में बोन करेंगे, और उसका रेशियो देखो ये दिखा रखा है, डेबिट बैलेंस पीएनएल का हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। इससे आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चंस को। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन डॉक्यूमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।